नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हमारी दोनों बुक्स जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने बहुत अच्छे से दोनों बुक्स को पढ़ लिया है, समझ लिया है। और मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ कि अगर आपको किसी भी पाठ में कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई पाठ समझ में नहीं आ रहा है, कोई कविता ऐसी है जिसका भावार्थ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एग्जाम में आपको कविता के भावार्थ को लिखने के लिए या भाव सौंदर्य को लिखने के लिए या कविता से जुड़े हुए जो प्रश्न उत्तर आते हैं उसमें आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप किसी भी पाठ को पढ़ते हैं तो उस पाठ के कवि और कविता का नाम आप दोनों जरूर याद करेंगे। तो कोई भी अगर आपकी परेशानी है किसी पाठ से जुड़ी हुई, आप चैट के माध्यम से हमें भेज सकते हैं अपनी सारी समस्याएं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो आज हम आपके हिंदी व्याकरण में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक लेंगे जो है रस। तो जब हिंदी साहित्य का नाम आता है, अगर हिंदी साहित्य का नाम आता है तो उसमें रस जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। रस क्या होता है? देखिए, किसी भी नाटक, कहानी, कोई भी कथा को सुनने से जब व्यक्ति को जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहा जाता है। यानी कि जो आनंद उस व्यक्ति को आता है उस कहानी को सुनने में, उस कथा को सुनने में या उस नाटक को सुनने में, तो उसको रस कहा जाता है। तो अब आज हम अपने हिंदी व्याकरण के इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं, इसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप सभी ध्यान पूर्वक सुनने का, समझने का प्रयास करेंगे और साथ में अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करेंगे। वैसे ये आपके लिए एक नया टॉपिक हो सकता है क्योंकि अभी तक हमने ये आपके यहाँ पर सिलेबस में अभी नहीं कराया है। तो क्योंकि परीक्षाएं नजदीक हैं तो कुछ भी आपकी परीक्षा में आ सकता है, तो सारी चीजों के लिए पहले से प्रिपेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक टॉपिक हमारा ये बचता है रस, इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। और फिर से मैं आप लोगों से कह रही हूं कि अगर हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ हो, चाहे हिंदी में लिटरेचर से जुड़ा हुआ हो, आपका किसी गद्य खंड से जुड़ा हुआ हो या काव्य खंड से जुड़ा हुआ कोई भी चैप्टर, आप हमें चैट के माध्यम से बता सकते हैं, अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, सभी चैप्टर्स आपको रिवाइज करवाए जाएंगे। जो भी चैप्टर आपको लगते हैं कि थोड़ा सा कठिन है और समझ में नहीं आ रहे हैं, तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है रस। तो जैसे हमने कहा कि साहित्य का नाम आते ही रस का नाम स्वतः आ जाता है। यानी कि अगर हिंदी साहित्य की बात करें, यानी कि बिना साहित्य के, बिना रस के किसी भी साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। हम सोच भी नहीं सकते कि बिना रस के कोई साहित्य लिखा जा सकता है या किसी साहित्य को पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए यानी कि रसों की अनिवार्यता समझने के लिए और जब रसों की अनिवार्यता समझी गई तो इसके लिए इसे साहित्य के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक माना गया। अर्थात वास्तव में जो रस है वही काव्य की आत्मा है। रस क्या है वास्तव में? रस काव्य की आत्मा है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमने पंक्ति यहाँ पर जानी कि रस जो होते हैं वो ही काव्य की आत्मा होते हैं और बिना रस के हम किसी भी साहित्य की कल्पना नहीं कर सकते। साहित्य क्या होता है? देखिए, जब भी किसी भी साहित्य को पढ़कर, जब हम किसी साहित्य को पढ़ते हैं, यानी कि हिंदी में जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं, कहानी को सुनते हैं, नाटक को देखते हैं, तो क्या होता है कि कविता के भावों से व्यक्ति का तादात्म्य हो जाता है। यानी कि व्यक्ति अपने मन के भावों को उस कहानी से, उस कविता से, उस नाटक से जोड़ने लगता है। तो उससे क्या होता है? अपने भावों का तादात्म्य स्थापित कर लेता है, अपने भावों को जोड़ लेता है और इस प्रक्रिया में
उसके मन में स्थायी भाव, उसके जो मन के जो स्थायी भाव है वो एक रस में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि आनंद में परिवर्तित हो जाते हैं। वो ध्यान पूर्वक उस कहानी को सुनता है, समझता है और अपने मन में जोड़ लेता है, और उससे क्या होता है कि उसके मन में स्थायी भाव रस उत्पन्न हो जाते हैं, और इसी तरह उसको काव्य का आनंद प्राप्त होता है, यानी कि कोई भी कविता जो होती है उसका आनंद उसे इस तरह से प्राप्त होता है। तो वह क्या करता है, जैसे जीवन के अनुभवों से प्राप्त अनुभव होकर उसे ऊंचे स्तर पर प्राप्त कर लेता है, यानी कि बहुत उच्च स्तर पर वो अपने अनुभवों को प्राप्त कर लेता है। इसी के आधार पर हमने यहाँ पर एक परिभाषा बनाई है रस की। क्या परिभाषा बनाई हमने? क्योंकि हमने कहा रस के बिना हिंदी साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती, तो परिभाषा हम किस प्रकार बनाएंगे? कविता, कहानी, को पढ़ने, सुनने और नाटक को देखने, किसी भी कविता, कहानी को सुनने और नाटक को देखने से पाठक, यानी कि जो व्यक्ति पढ़ रहा है या जो व्यक्ति सुन रहा है या जो व्यक्ति देख रहा है, पाठक, श्रोता और दर्शक, पाठक, श्रोता और दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे रस कहते हैं। यानी कि किसी भी कहानी को पढ़ने से, कविता को सुनने से, कविता को पढ़ने से या सुनने से या नाटक को देखने से, और जो पाठक, श्रोता और दर्शक को जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। तो ये हमने रस के बारे में जाना। अब रस तो हमने जान लिया कि हिंदी साहित्य का जो प्रमुख जो भाग है, यानी कि जब भी हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो किसी भी साहित्य की, यानी कि किसी भी कहानी की, कविता की और नाटक की अगर हम कल्पना करें रस के बिना तो वो कुछ भी नहीं है। हम क्यों पढ़ते हैं कविताओं को? क्योंकि उसमें एक रस है। कोई भी कविता पढ़ने के बाद हमें एक आनंद की अनुभूति होती है, वही इस कविता का रस होता है। तो अब रस की परिभाषा हमने जानी। इसके 4 अंग माने गए हैं। रस के अंग, रस के 4 अंग माने गए हैं। ठीक है, 4 अंग माने गए हैं। रस के 4 अंग माने गए हैं। कौन कौन से अंग माने गए हैं रस के? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ये 4 हमने रस के अंग माने। सबसे पहले स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव।
तो देखिए स्थायी भाव क्या होता है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, तो इन चारों को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पर समझेंगे और उसके बाद हम सभी को एग्जाम्पल से यहाँ पर बताएंगे कि क्या होता है आपका स्थायी भाव, विभाव या अनुभाव। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है स्थायी भाव। सहृदय के भी हृदय में, यानी कि अपने हृदय में भावों का संचार होने लगता है और ये भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। ठीक है, जब हम किसी कहानी को पढ़ते हैं, जब हम किसी कहानी को पढ़ते हैं या नाटक का आनंद लेते हैं या किसी कविता का हम आनंद लेते हैं, तो क्या होता है कि हम हमारे हृदय में कुछ भावों का संचार होने लगता है। कुछ भाव हमारे, क्योंकि जिस तरह की वो कविता होगी उस तरह के भाव हमारे मन में उत्पन्न होने लगेंगे। और देखिए क्या होता है कि भाव हमारे मनुष्य के मन में हमेशा रहते हैं। अगर हमें सिचुएशन कहीं पर दुख की आती है तो हमारे मन में दुख का भाव उत्पन्न हो जाता है। कहीं पर हमें खुशी यानी कि हास्य, अगर कहीं पर हमें हास्य, हंसने की बात आती है तो हास्य हमारे अंदर से निकलता है, हंसी हमें आने लगती है। कहीं पर अगर शोक, दुख या पीड़ा हमें दिखाई देती है तो करुणा हमारे मन में उत्पन्न हो जाती है। कहीं पर क्रोध अगर हमें दिखाई देता है तो रौद्र रूप हमारा बन जाता है। तो यानी कि भाव सारे हमारे मन में पहले से विद्यमान रहते हैं, लेकिन अगर हम किसी कविता को पढ़ रहे हैं, किसी कहानी को पढ़ रहे हैं, तो उसमें जिस तरह के भाव आएंगे, तो क्या होता है कि ये जो भाव होते हैं ये मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से निवास करते हैं, यानी कि स्थायी रूप से मनुष्य के हृदय में विद्यमान रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये भाव हमेशा सुसुप्ता अवस्था में रहते हैं। सुसुप्ता अवस्था यानी कि एक तरह से वो सुप्त अवस्था में रहते हैं, बंद रहते हैं। लेकिन कहीं पर देखिए आपको क्या होता है, कहीं पर आप देखेंगे कोई बीमार है बहुत ज्यादा, तो आपको बहुत अंदर से दुख होने लगता है। अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि कोई बहुत अच्छा नाटक चल रहा है, बहुत कॉमेडी कहीं पर हो रही है, तो आपके अंदर भी खुशी आ जाती है, आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, खुशी आपके चेहरे पर भी आ जाती है। तो इसी तरह से, क्योंकि ये भाव जो है सभी हमारे अंदर सुसुप्ता अवस्था में रहते हैं, लेकिन ये भाव उस साहित्य के आनंद से जाग जाते हैं। जो ये भाव होते हैं उस साहित्य के आनंद से जाग जाते हैं और क्या बोलते हैं, यही जो भाव है ये रस में बदल जाते हैं। ठीक है, ये भाव रस में बदल जाते हैं। तो इन्हें क्या कहा है, क्योंकि जो मानव मन है उसमें अनेक तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। हमारा जो मानव मन है इसमें अनेक तरह के भाव उत्पन्न होते हैं और इन भावों को मुख्यतः यहाँ पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे अगर मैं कहूं कि श्रृंगार रस, श्रृंगार, ठीक है, ये श्रृंगार की अगर मैं बात करूं, श्रृंगार, हास्य या करुण या रौद्र या वीर, तो इस तरह के जो भाव होते हैं, हमने कहा स्थायी भाव, तो ये स्थायी भाव इसीलिए हमने इन्हें कहा है क्योंकि ये पहले से हमारे हृदय में विद्यमान होते हैं, हमारे हृदय में पहले से होते हैं। देखिए हास्य, हमको हंसी आ जाती है, कहीं पर भी कोई मजाकिया बात होगी तो वहां पर हमें हंसी आ जाएगी, कहीं पर कोई दुख की बात होगी तो वहां पर हमें बहुत दुख फील होने लगेगा, कहीं पर कोई ऐसी गलत बात होगी तो हमें गुस्सा आएगा, कहीं पर ऐसी बात होगी कि जहां पर हमें लगता है कि कुछ गलत हुआ है और हमें इसके लिए लड़ना चाहिए, तो इस तरह के भाव हमारे मन में आ जाएंगे। तो ये सारे जो भाव है वो क्या है, वो स्थायी रूप से मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं और इनके कुछ स्थायी भाव होते हैं। सबसे पहले हम स्थायी भाव क्या होता है उसको जान लेते हैं, फिर इनको एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे। सबसे पहला है आपका स्थायी भाव। स्थायी भाव, तो हमने कहा कि स्थायी भाव में क्या होता है
कि जो ये भाव होता है ये मनुष्य के हृदय में विद्यमान होता है, यानी कि मनुष्य के हृदय में रहता है। इसको हम इतना सा यहाँ पर लिख लेते हैं, कविता या नाटक का आनंद लेने से सहृदय के सहृदय के हृदय में, यानी कि अपने हृदय में मैं भावों का संचार होता है, भावों का संचार होता है। ये भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से, यानी कि पहले से है, वो स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। ये मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। और हमने कहा कि जब मानव मन में अनेक तरह के भाव उठते हैं, अनेक तरह के जब बातें उठती है, तो क्या होता है कि साहित्याचार्य जो है, यानी कि साहित्याचार्य जो है, उन्होंने इन भावों को अलग अलग भागों में बांटा, यानी कि अलग अलग 9 भावों में बांटा कि मनुष्य के हृदय में कौन से जो भाव मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होते हैं उन्हें हमने स्थायी भाव कहा। किसी भी कहानी, कविता, नाटक को सुनते समय, देखते समय मनुष्य के हृदय में कुछ भाव उत्पन्न होते हैं और ये भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। केवल ये सुसुप्ता अवस्था में पड़े रहते हैं और जब हम क्या करते हैं, जब हम कहानी और कविता को पढ़ते हैं, यानी कि जो साहित्य हम पढ़ते हैं, उस साहित्य के आनंद से हमारी ये जो भाव है ये जग जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए देखिए कुछ जो साहित्याचार्य थे उन्होंने इन भावों को मुख्यतः 9 भागों में बांटा है। स्थायी भावों को मुख्यतः 9 भागों में बांटा है। जो स्थायी भाव होते हैं उन्हें मुख्यतः 9 भागों में बांटा गया है। ये कौन कौन से 9 भाग हैं, या देखिए अगर हम इस पर वात्सल्य भाव, देखिए अगर हम यहाँ पर वात्सल्य भाव को भी लेकर आते हैं तो इनकी संख्या 10 मानी जाती है। तो इस प्रकार से ये भाव है, इन्हें एक बार देख लेते हैं। ये है रस और ये है इसका स्थायी भाव। तो सबसे पहला रस है श्रृंगार रस और इसका स्थायी भाव है रति। दूसरा आपका रस है हास्य और इसका स्थायी भाव है हास। तीसरा आपका रस है करुण और इसका स्थायी भाव है शोक। रौद्र, इसका स्थायी भाव है क्रोध।
वीर, रस, उत्साह, भयानक, भय, विभस्त, घृणा। तो आप देख सकते हैं ये सारे रस आपको मनुष्य के हृदय में पहले से ही विद्यमान मिलते हैं। अद्भुत, विस्मय, अगला है शांत, इसका है वैराग्य, वात्सल्य, इसका है वत्सल। तो ये रस और ये इनके स्थायी भाव, ये रस है और ये इनके स्थायी भाव हैं। ठीक है, जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। ये आपको याद करनी होंगी ये चीजें, ये आपको याद करनी होंगी, ये याद करके ही आपको समझ में आएंगी। श्रृंगार रस जो है इसका स्थायी भाव है रति। हास्य रस जो है इसका स्थायी भाव है हास। करुण रस जो है इसका स्थायी भाव है शोक। रौद्र रस का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय या भय का भयानक, विभत्स का घृणा, अद्भुत का विस्मय, शांत का वैराग्य और वात्सल्य का वत्सल। तो इस तरह से जो रस यहाँ पर दिए गए हैं इनके स्थायी भावों को हमने यहाँ पर जाना और इनको आपने याद करना है। देखिए अगला है, अगला हमने पढ़ा इसका स्थायी भावों के को जो हमने यहाँ पर विभाव यानी कि जो 4 अंग हमने रस के यहाँ पर माने, तो उसमें उसमें पहला अंग है आपका स्थायी भाव और दूसरा है विभाव। तो स्थायी भाव हमने जाना कि क्या होता है। स्थायी भाव वे होते हैं जो मनुष्य के हृदय में पहले से विद्यमान होते हैं। यानी कि जब भी हम किसी कहानी को सुनते हैं, कविता को सुनते हैं, तो हमारे मन में जो भी भाव आते हैं, जो भी भाव आते हैं, उन भावों को हम स्थायी भाव कहते हैं। यानी कि वो एक सुसुप्ता अवस्था में हमारे मन में रहते हैं। जब भी हम किसी कहानी को पढ़ते हैं, कविता को पढ़ते हैं, तो वो भाव यानी कि किसी भी साहित्य को पढ़ने पर जो भाव हमारे मन से निकलते हैं वो स्थायी भाव होते हैं। और साहित्याचार्यों ने स्थायी भाव को 10 भागों में बांटा है। देखिए मनुष्य के अंदर श्रृंगार का भाव भी होता है, हास्य का भाव भी होता है, करुण का भाव भी होता है, रौद्र भी होता है, वीर भी होता है और भयानक भी होता है। और इनके स्थायी भाव है रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, घृणा, विस्मय, वैराग्य, वत्सल। तो इस तरह से स्थायी भाव को हमने पढ़ा। अब हम विभाव के बारे में जानेंगे कि विभाव क्या होता है। ये दूसरा अंग है रस का, विभाव। तो सबसे पहले हम विभाव का शाब्दिक अर्थ जानेंगे कि विभाव आखिर किसे कहते हैं। देखिए विभाव का जो शाब्दिक अर्थ है वो है भावों को विशेष रूप से जगाने वाला, भावों को विशेष रूप से जगाने वाला। स्थायी भाव तो हमने बता दिया कि वो हमारे मन में स्थायी रूप से रहते हैं, लेकिन विभाव, तो विभाव का शाब्दिक अर्थ है, पहले इसको लिख लेते हैं। विभाव का शाब्दिक अर्थ है भावों को विशेष
रूप से जगाने वाला, भावों को विशेष रूप से जगाने वाला। ठीक है, यानी कि जैसे जो वे कारण होते हैं, जैसे कि वे कारण कौन कौन से कारण, जैसे विषय और वस्तुएं जो सहृदय के हृदय में सुप्त भावों को जगा देती है। यानी कि ऐसे, अभी तक तो हमने कहा कि स्थायी भाव क्या होते हैं, अब ये विभाव यानी कि विशेष रूप से भावों को जगाने वाला। तो किस तरह से विशेष रूप से, कि जो ऐसा कारण, किसी भी साहित्य का ऐसा कारण अर्थात वे कारण जो विषय और वस्तुएं, जो ऐसे कारण यानी कि विषय और वस्तुएं जो सहृदय के हृदय में पड़े हुए सुप्त भावों को जगा देता है। ठीक है, और उद्दीप्त करता है, यानी कि उनको उद्दीप्त करता है, उन भावों को निकालता है बाहर, उन्हें विभाव कहते हैं। ठीक है, इसको हम पूर्णतः से लिख लेते हैं। विभाव का शाब्दिक अर्थ है भावों को जगाने वाला, अर्थात यहीं से कंटिन्यू करेंगे, अर्थात वे कारण, अर्थात वे कारण विषय और वस्तुएं विषय और वस्तुएं जो सहृदय के हृदय में पड़े, हृदय में सुप्त पड़े, हृदय में सुप्त पड़े, यानी कि शांत रूप से जो भाव पड़े हुए हैं, उन भावों को जगा देती है। भावों को जगा देती है और उन्हें क्या करती है, उद्दीपित करती है। उन्हें क्या करती है, उद्दीपित करती है, उद्दीप्त करती है, उन्हें विभाव कहते हैं। तो ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने यहां पर कहा विभाव का शाब्दिक अर्थ है, विभाव का शाब्दिक अर्थ है भावों को विशेष रूप से जगाने वाला। ठीक है, तो ये हमने कहा, और हमने कहा अर्थात कारण या विषय और वस्तुएं। ठीक है, अर्थात कारण और विषय या वस्तुएं जो कि सहृदय के हृदय में सुप्त पड़े भावों को जगा देती है और उद्दीप्त करती है, उन्हें विभाव कहते हैं। तो देखिए, एक कारण नहीं हो सकता, किसी भी भाव को जगाने का एक कारण नहीं हो सकता, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इसी कारण यहां पर विभाव के दो भेद बताए गए हैं। ये कौन कौन से भेद, 2 से 3 यहाँ पर विभाव के भेद बताए गए हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर जो भेद बताया गया है वो है आलंबन विभाव, फिर आपका है उद्दीपन विभाव, फिर आपका है अनुभाव और संचारी भाव, इस तरह से। तो ये सारी जो चीजें हैं उनको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हमने कहा कि विभाव के भेद, देखिए सभी को ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। विभाव के भेद, अब हमने कहा एक कारण नहीं हो सकता, तो विभाव के हमने यहाँ पर
दो भेद बताए हैं। कौन कौन से भेद बताए हैं? आलंबन विभाव और दूसरा हमने बताया उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव एवं उद्दीपन विभाव। तो सबसे पहले हम आलंबन विभाव को पढ़ेंगे कि विभाव के जो ये भेद है, इसमें आलंबन विभाव क्या होता है। देखिए, वे वस्तुएं और विषय, ऐसी वस्तुएं और विषय जिनके सहारे भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जिनके सहारे भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। यानी कि भाव को उत्पन्न करने वाले को, जो भावों को उत्पन्न करने का काम करता है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। और उद्दीपन विभाव वे बाह्य वातावरण, चेष्टाएं और मन, अन्य वस्तुएं। देखिए, उद्दीपन जो होता है वो बाहर से दिया जाने वाला कोई भी मोटिवेशन या प्रेरणा स्रोत आप कह सकते हैं, जो बाह्य वातावरण से दिया जाता है। तो बाह्य वातावरण से दी जाने वाली कोई वस्तु या कोई अन्य चेष्टाएं जो मन के भावों को उद्दीप्त करे, अर्थात मन के भावों को तेज करे, ऐसा उन्हें, इसीलिए उन्हें उद्दीप्त विभाव कहा जाता है। तो यहाँ पर हम इन दोनों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, परिभाषा के साथ पढ़ेंगे और एग्जाम्पल से भी समझेंगे। आप तब तक इसको रिवाइज कीजिए कि क्या क्या हमने पढ़ा है रस के बारे में, रस की परिभाषा, किसे कहते हैं रस, और रस के कितने अंग होते हैं और स्थायी भाव के कितने अंग होते हैं। तो बच्चों, आज हमने हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट किया है, रस। थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल हो सकती है, थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है, लेकिन अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे, तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको ये आपका पार्ट लगने वाला है हिंदी व्याकरण का। तो हम इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज जितना भी पढ़ा है उसको घर पर जरूर रिवाइज करें, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम जहां से अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, आप अपने पिछले क्लास के पढ़ाए हुए को रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे अपने आने वाले सेशन को। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।